हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर, है ना। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पशुपालन के नाम से भी जाना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री को किस नाम से जानते हैं हम लोग, पशुपालन के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब पशुपालन में हम लोग कैसे पशुओं को पालते हैं, तो बताइए कैसे पशुओं को पालते हैं। तो कैसे पशुओं को पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल को पाला जाता है। कैसे एनिमल को, डोमेस्टिक एनिमल, या बोल सकते हैं हम लोग कि पालतू पशुओं को पाला जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। भेड़ को क्यों पालते हैं हम लोग, ऊन के लिए, है ना। बकरी को दूध के लिए, मांस के लिए, गाय को दूध के लिए, भैंस को दूध के लिए पाली जाती है ना। और किसे, मुर्गी को अंडे के लिए पाली जाती है और मांस के लिए पाली जाती है ना। तो ऐसे ऊंट को बाहर उठाने के लिए, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग पालतू पशुओं को पालते हैं, जिससे हमें क्या होता है, कुछ उत्पादन की, मतलब कि दूध प्राप्त होता है। दूध उत्पादन में हम गए, है ना। तो इन्हें, ये सब हमें इनसे प्राप्त होती है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। किसकी किसकी परिभाषा देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की, है ना। किसकी परिभाषा देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की। परिभाषा की बात करते हैं हम लोग, तो किसकी परिभाषा देख रहे हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा देख रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। किसकी परिभाषा देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है ना। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं के प्रबंधन का एक ऐसा विज्ञान। क्या होता है, पशुओं के क्या बोले हमने, परिभाषा में क्या देखे, पशुओं के प्रबंधन का एक ऐसा विज्ञान जिसमें किसकी देखभाल करते हैं हम, पशुओं की देखभाल के साथ साथ पशुओं के आहार, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं ना। पशुओं के प्रबंधन का एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम पशुओं का आहार, प्रबंधन, प्रजनन, एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। अब हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे कि पशुपालन में हम लोग कैसे एनिमल पालेंगे, तो पालतू पशु पालेंगे। कैसे, पालतू पशु कैसे पालेंगे, पालतू पशु या डोमेस्टिक एनिमल को क्या करेंगे, हम लोग पालेंगे, है ना। कैसे, पालतू पशु, या किसे बोलेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल का क्या करेंगे, इसमें पालेंगे। जिसके अंतर्गत आने वाले पशु कौन कौन से होंगे, बताइए। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग कौन कौन से पशु आएंगे इसके अंतर्गत, बताइए। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से पशु आएंगे इसमें, उदाहरण में बताइए कौन कौन से पशु आएंगे इसमें। बकरी आएंगी, जी हाँ बकरी आएंगी। और क्या आएंगी, गाय आएंगी, हाँ गाय भी आएंगी। भैंस आएंगी, भैंस भी आएंगी। इसके साथ क्या आएगा, ऊंट आएगा, है ना। और क्या आएंगे, मुर्गी आएंगी। ये क्या आती है, मुर्गी पक्षियों में आती, किस में आती है, पक्षी में आती है ना। आप सभी लोगों को पता है मुर्गी किस में आती, पशुओं में नहीं आती, किस में आती, पक्षियों में आती है ना। बकरी, गाय, भैंस, ऊंट,
और क्या हो गया, और क्या पालते बताइए? पक्षी, और क्या, ये तो पक्षियों में आ गई है ना। और क्या पालते बताइए? बकरी पालते, भैंस, ऊंट, मुर्गी। और क्या पालते हैं? और हमने ऊपर ही देखे थे क्या पालते? भेड़, है ना। क्या पालते हैं? बकरी और भेड़ को पाला जाता है ना। तो हम लोगों ने देखे, क्या देखे कि कौन कौन से एनिमल आते हैं? बकरी, गाय, भेड़। बकरी से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बकरी से ऊन भी प्राप्त करते हैं ना। तो बकरी में से दूध प्राप्त, मांस, भेड़ से ऊन प्राप्त कर लिए, गाय से दूध प्राप्त कर लिए, है ना, दूध प्राप्त कर लिए, भैंस से भी क्या किए? दूध प्राप्त कर लिए। उसके बाद हमने ऊंट से किसके लिए? भार के लिए हो गया, है ना, भार के लिए। सूअर को भी पाला जाता है ना, किसे? सूअर को भी किसके लिए पालते हैं? तो मांस के लिए। किसे पाला जाता है? सूअर को मांस के लिए। मुर्गी को किसके लिए पाला जाता है? मुर्गी को तो अंडे के लिए, पक्षी के रूप में आती, अंडे और मांस के लिए किसे पाला जाता है? मुर्गियों को पाला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भेड़, बकरी, गाय, भैंस की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देख लिए कि किसको किसके लिए पाला जाता है, डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, है ना। इसके बाद आता है एक एनिमल प्रोडक्शन, जिसको किसके नाम से जानते हैं? एपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आता है? एनिमल प्रोडक्शन, जिसको हम लोग एपी के नाम से जाना जाता है, जो इन सभी लोगों से प्राप्त होता है। उसको आगे देखते हैं हम लोग। एनिमल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। अब एनिमल प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा बेटा? तो एनिमल प्रोडक्शन में क्या आएगा? दूध आएगा। आप सभी लोगों को पता है कि एनिमल प्रोडक्शन में क्या आएगा? दूध आएगा। और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको और क्या दिख रहा है यहाँ पर बताइए? आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से? पनीर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। क्या आएगा? पनीर आएगा, है ना, दूध आएगा, पनीर आएगा, और क्या आएगा? मक्खन आएगा, है ना। ये सब क्या आएंगे? एनिमल प्रोडक्शन में आएंगे, है ना। क्या आएगा? दूध आएगा, पनीर आएगा, और क्या आएगा? पनीर आएगा, दूध आएगा, मक्खन आएगा। ये क्या आएगा? एनिमल प्रोडक्शन में आएगा। दही आएगा, है ना। ये घी दिख रहा है आपको, घी दिख रहा है ना, दही आएगा। ये सब क्या आते हैं? एनिमल प्रोडक्शन में ही क्या आता है? इन्हीं के अंतर्गत हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप सभी लोगों को सिलेबस में भी दिया है कि आहार के बारे में बताइए, पशु आहार के बारे में, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में ही देखे, है ना। स्टार्टिंग में देखे ना हमने, यहाँ पर देखे कि देखिए यहाँ पर क्या देखे हम लोगों ने? आहार देखे। आहार आपको सिलेबस में दिया है। प्रबंधन, पशुओं के प्रबंधन के बारे में देखे तो प्रबंधन भी दिया है, प्रजनन भी दिया है आपको, है ना। पशुओं का स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य भी दिया है पशुओं का। इसके बाद हमने एनिमल के बारे में देखे कि हमने कौन कौन से एनिमल, तो हमको बकरी के बारे में भी पढ़ना है, गाय के बारे में, गाय की नस्लें, बकरी की नस्लें, भेड़ की नस्लें, ऊँट की, है ना, मुर्गी की, सूअर, है ना, ये उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके इनके मांस को क्या कहा जाता है, ये भी हमको पूछा जाता है, तो मांस के बारे में भी पढ़ना है ना। भार की बात करते हैं, इनके भार कितना होता है ये भी पूछा जाता है, इनका गर्भकाल कितना होता है, इनके ब्याज कितनी होती है। इसके बाद हम लोग क्या देखे? एनिमल प्रोडक्शन की बात की, जिसमें क्या आता है? एनिमल प्रोडक्शन के बारे में भी देखे, घी, दही, पनीर, मक्खन, है ना, दूध, ये सब किसके बारे में आता है? एनिमल प्रोडक्शन से ही आता है, जो कि एनिमल से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़ते हैं किसकी? पशुओं की एक शब्दावली पढ़ते हैं कि किसको किसके लिए जाना जाता है ना। तो पशुओं की शब्दावली में देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या आता है? चयन की बात आती है ना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं का चयन, या बोल सकते हैं हम लोग पशुओं के चयन या पशुओं के सिलेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो पशुओं का चयन हम लोग करते हैं। चयन की बात में सबसे पहले, सिलेक्शन की बात में क्या देखेंगे हम लोग? किसी भी, है ना, क्या देखेंगे? किसी भी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार उत्तम पशुओं का, इच्छित गुण वाले पशुओं का चुनाव करके उसे अलग करना ही क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। अब चयन या सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बताइए, आप भी एग्जाम देते हैं, है ना, हम पशुओं को छोड़ते हैं, हम अपना लेते हैं, आप भी एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में सिलेक्शन आपका भी होता है ना। अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छा चीज लाएंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। अब अपनी बात छोड़ते हैं, हम किस पे आते हैं? पशुओं पे आते हैं ना। सिलेक्शन उससे समझाई मैंने आपको,
है ना। सिलेक्शन क्या होता है, ये चयन क्या होता है। अब बात करते हैं पशुओं की। अब हमारी पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में हम लोगों को अच्छे गुण वाले या उत्तम पशुओं का चयन करना है ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार उत्तम गुण का पशुओं का चयन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग लंगड़े लूले बाकी ऐसे पशुओं को ला लेंगे, है ना, जिससे हमको उत्पादन ही न मिले, हमको नुकसान हो। ऐसे पशु लाना पसंद करोगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं पसंद करोगे, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, अपने इच्छा अनुसार क्या करेंगे, पशुओं का चयन करेंगे। तो पशुओं का चयन कहाँ से करेंगे, पहले हम लोग झुंड से करेंगे। आपको दिख रहा है किसका झुंड, गाय का झुंड दिख रहा है। तो गाय के झुंड में से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार पशुओं का चयन करेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाता है, सिलेक्शन या चयन कहलाता है। आपको पूछा कि चयन क्या कहलाता है, तो आप बता सकते हो बेटा आपकी चयन क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार उत्तम गुण वाले पशुओं का सिलेक्शन करना या चयन करना ही क्या कहलाता है, चयन करना कहलाता है। कहाँ से हम लोग चयन कर रहे हैं, झुंड से चयन कर रहे हैं ना। कहाँ से चयन कर रहे हैं, तो पशुओं के झुंड से चयन कर रहे हैं, किसका, पशुओं का। तो समझ में आ गया चयन क्या होता है, भूलोगे तो नहीं। चयन क्या होता है, किसी भी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार, है ना, अपनी इच्छा अनुसार उत्तम व इच्छुक गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। मान लीजिए आप कहीं गए, आपको एक अच्छी मतलब भैंस लेनी है, किसके लिए, किसके लिए, दूध के लिए, है ना। तो आप देखेंगे सबसे पहले उसके अयन देखेंगे, उसके पुट्ठे देखेंगे, है ना, वो किस टाइप का उसका व्यवहार है वो देखेंगे। आप उनमें झुंड में सबसे अच्छी चयन करना, मतलब अच्छी भैंस को ही चुनेंगे ना। तो वैसे ही अपनी इच्छा अनुसार क्या, किसी झुंड में से पशुओं को चुनना ही क्या कहलाता है, हमारा चयन कहलाता है। इसके बाद दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा शब्द क्या है हमारा, कलिंग, है ना। क्या है, कलिंग। हमारा दूसरा शब्द क्या है, कलिंग है। तो आपको डायग्राम भी साथ साथ दिखते जाएंगे, है ना, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं, कलिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कलिंग की बात कर रहे हैं। तो कलिंग क्या होता है, बीमार, अवांछित, अनुत्पादक गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। चयन में क्या कर रहे थे हम लोग, सिलेक्शन में अच्छे गुण वाले पशुओं को चुन रहे थे, है ना। अब बात आती है किसकी, कलिंग की। किसकी बात आ रही बेटा, कलिंग की बात आ रही कि कलिंग क्या होता है। तो कलिंग क्या होता है, बीमार व अवांछित, जैसे कि किसी झुंड में या किसी ग्रुप में, या फिर बोल सकते हैं भेड़ का ग्रुप हो, बकरी का ग्रुप हो, या वो गाय का ग्रुप हो, या फिर वो भैंस का ग्रुप हो, है ना। तो उनके ग्रुप में या झुंड में एक बीमार व अवांछित पशु, जैसे कि बीमार है, किसी कारणवश वो बीमार पड़ गया हो, उसे बीमारी लग गई हो, या फिर किसी कारणवश उसे चोट लग गई हो, है ना। या बोल सकते हैं कि वह दूध का उत्पादन नहीं दे रहा है, बाकी पशु दूध का उत्पादन दे रहे हैं, वो एक पशु दूध का उत्पादन नहीं दे रहा है। तो अब उसको समान ही राशन क्यों दे हम लोग, है ना। तो उसको वहां से चुन के क्या करते हैं, दूसरे झुंड में, जैसे कि उनके जैसे ही बीमार झुंड वाले पशुओं में क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं वहां से चुनकर। तो क्या होता है, कलिंग समझ में आया। अगर आपको कलिंग पूछा तो आप भूलोगे तो नहीं। कलिंग क्या होता है, बीमार अनुत्पादक पशुओं को, है ना, कैसे, बीमार अवांछित अनुत्पादक गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना। अब अच्छे झुंड में था, ये किसी कारणवश बीमार हो गया, या कि दूध नहीं दे रहा है, या फिर क्या है मतलब कि बीमार हो गया, लग गया, चोट लग गई, तो उनको क्या करना, अलग करना ही क्या कहलाता है बेटा, कलिंग के रूप में जाना जाता है। चयन और कलिंग समझ में आ गया। चयन में हम अच्छे गुण वाले पशुओं को चुन रहे थे, जबकि कलिंग में हम लोग क्या चुन रहे थे, बीमार व अवांछित गुण वाले पशुओं को चुन रहे थे, है ना। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड क्या है बेटा, क्या है, डोकिंग, है ना। क्या है ये, डोकिंग हमारा तीसरा वर्ड है ना। अब डोकिंग क्या होता है, तो डोकिंग क्या होता है, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहलाता है, वो डोकिंग कहलाता है। अब बताओ डोकिंग की क्रिया क्यों की जाती है और कब करते हैं। तो डोकिंग की क्रिया कब करते बेटा, जन्म के समय करते हैं। कब करते हैं डोकिंग क्रिया, जन्म के समय करते हैं, जन्म के 1-2 सप्ताह में, है ना। कब करते हैं, जन्म के
1-2 सप्ताह में क्या कर देते हैं हम लोग, डॉकिंग की क्रिया कर देते हैं। कब करते हैं, जन्म के 1-2 सप्ताह में क्या कर देते हैं, डॉकिंग की क्रिया कर देते हैं। अब बताइए कि डॉकिंग की क्रिया क्यों आवश्यक होती है भेड़ में, तो भेड़ में डॉकिंग की क्रिया इसीलिए आवश्यक होती है, भेड़ को क्या बोलते हैं, परजीवियों का म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है ना, क्या जाना जाता है, परजीवियों का म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। भेड़ की पूंछ में क्या होता है बेटा, भेड़ की पूंछ में यहाँ पर जो देखिए ये भेड़ की पूंछ कटी हुई है ना, क्योंकि ये जैसे नीचे बैठती है कहीं चलती है तो इनकी पूंछ में क्या होते हैं, परजीवी लिपट जाते हैं और क्या होता है, लिपट के इनके पूरे शरीर में हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी ऊन की गुणवत्ता क्या होती, खराब होती है ना, क्या होती है, ऊन की गुणवत्ता खराब होती है। इसीलिए क्या क्रिया कर दी जाती है, भेड़ में डॉकिंग की क्रिया की जाती है, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ दिख रही है। डॉकिंग की क्रिया दिख रही है आप लोगों को, तो बताइए डॉकिंग की क्रिया क्या होती है, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डॉकिंग की क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डॉकिंग की क्रिया के रूप में जानी जाती है। दिख रही है आपको डॉकिंग की क्रिया क्या होती है, देखिए पूंछ काट रहे भेड़ की। उसके बाद देख लीजिए एक 4th नंबर का क्या है, डिसबडिंग की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, डिसबडिंग की बात करते हैं कि डिसबडिंग क्या होता है। डिसबडिंग की बात करते हैं तो डिहार्निंग, पशुओं में सींगों को हटाना है ना, डिसबडिंग क्या है, डिहार्निंग क्या है, पशुओं में सींगों को हटाना है ना। पशुओं में जो सींग होते हैं देखो उनको क्या करते हैं, उनको हटाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी पशुओं के सींगों को हटाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, डिहॉर्निंग या डिसबडिंग कहलाती है। और ये क्रिया क्या कब करते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह में करते हैं। ये क्रिया कब करते बेटा, तो ये 1 से 2 सप्ताह में क्या करते हैं, सींगों को हटाने की क्रिया करते हैं। अब सींगों को क्यों हटाते हैं, कुछ पशु क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, सींगों को हटा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पशुओं की आयु किससे ज्ञात की जाती है, सींगों के माध्यम से पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सींगों, पशुओं की आयु पता ना चले करके पशुओं के सींगों को ही काट दिया जाता है। देखो ये गरम गरम रॉड के द्वारा भी पशुओं के सींग काट दिए जाते हैं। जब बछड़े छोटे रहते हैं तो रॉड को गरम करके एकदम उसके सींगों को हटा दिया जाता है और उसके सींग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, है ना, सींग निकलने की मतलब निकल ही नहीं पाते। तो इसको बोलेंगे हम लोग, किसके बोलेंगे, डिसबडिंग को क्या बोलेंगे, पशुओं के सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, तो डिसबडिंग कहलाती है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, डिबकिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिबकिंग की बात करते हैं। अब डिबकिंग क्या होती है, तो डिबकिंग देखिए मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच को काटना है ना, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है, डिबकिंग कहलाती है ना। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिबकिंग कहते हैं, है ना। और ये क्रिया कब की जाती है बेटा, तो ये क्रिया कब की जाती है, 1 माह पर, है ना। मुर्गी जब 1 माह की आयु की हो जाती है, तो जब उनकी चोंच बड़ी हो जाती तो क्या करते हैं, डिबकिंग की क्रिया की जाती है। और इस यंत्र का नाम, किस यंत्र द्वारा, देखिए यहाँ पर मुर्गी की चोंच कटी हुई दिख रही है आपको, काट रहे हैं, तो इस यंत्र का नाम पूछे तो डिबिकर इस यंत्र का नाम होता है। क्या होता है, डिबिकर इस यंत्र का नाम होता है ना। इस यंत्र का नाम किस नाम से जानते हैं, तो डिबिकर यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाता है कि मुर्गियों की चोंच तो काट दी जाती है ना, परंतु उसकी चोंच ऊपरी हिस्से में कितनी काटी जाती है और उसका निचला हिस्सा कितना काटा जाता है। तो ऊपरी हिस्से की बात करते बेटा हम लोग, तो ऊपरी हिस्सा 1/4 भाग क्या करते हैं हम, ऊपरी हिस्सा क्या करते हैं, 1/4 भाग काटा जाता है। और निचली हिस्से की बात करें तो 1/8 भाग क्या होता है, इसका निचली हिस्सा काटा जाता है। अब मुर्गियों में चोंच क्यों काटेंगे, क्या होता है, चोंच के ज्यादा होने के कारण उनको दाना उठाने में आसानी नहीं जाती है ना। एक तो लड़ाई कर देते हैं, मुर्गियां साथ साथ रहती, झुंड में रहती है, तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देती, घाव पहुंचा देती है ना। तो इस वजह से भी क्या कर देते हैं, उनके चोंच को काट दिया जाता है। तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाएंगी बेटा, क्या कहलाएंगी, डिबकिंग कहलाएंगी। जो कितने माह की उम्र में कर रहे हैं, तो 1 माह की उम्र में क्या कर रहे हैं, मुर्गियों की चोंच काटने की क्रिया की जा रही है। और ऊपरी कितना हिस्सा कट रहा है, तो 1/4 भाग ऊपरी कट रहा है और 1/8 भाग क्या कर रहा है, निचला हिस्सा कटा जा रहा है। हमने देख लिए, किसके बारे में देखे, डिबकिंग के बारे में देखे। अब डिबकिंग के
आगे देखते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में देखते हैं, किसके किसके बारे में देखेंगे, ड्यू मॉर्गिंग के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, ड्यू मॉर्गिंग के बारे में देखेंगे क्या होती है। मुर्गियों में पेट व आंतों से कृमियों को मुक्त करना ही कहलाता है। मुर्गियों के पेट व आंतों में क्या हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, तो उनको क्या करना, अलग करना ही क्या कहलाता है, उनको मुक्त करना या अलग करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्यू मॉर्गिंग कहलाता है ना। ड्यू मॉर्मिंग कहलाता है ना। उसके बाद देखते हैं कब होता है, तो 4.5 माह की उम्र में और कब 6 माह की उम्र में ये क्रिया की जाती है। उसके बाद देखते हैं कैनाबॉलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैनाबॉलिज्म की बात करते हैं। कैनाबॉलिज्म क्या होता है, तो मुर्गियों का चोंच मारकर आपस में घायल करना है ना। मुर्गियों का चोंच मारकर आपस में घायल करने की क्रिया क्या कहलाती है, कैनाबॉलिज्म के रूप में जानी जाती है। कारण, किसके कारण ये आपस में चोंच मारती है, लड़ाई करती है, देखो आपस में लड़ाई कर रही है, किसके कारण करती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण। किसके कारण, अगर मुर्गियों में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे को चोंच मारने लगती है ना। तो हमने देखे क्या चोंच मारने की क्रिया को कैनाबॉलिज्म के नाम से जान रहे थे। अब आगे देखिए किसकी बात करते हैं, केपोनाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केपोनाइजेशन, या जिसको बंध्याकरण के रूप में भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, केपोनाइजेशन, जिसको बंध्याकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो मुर्गियों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना है ना, क्या, मुर्गियों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। मुर्गियों की प्रजनन क्षमता को अब समाप्त क्यों करेंगे हम लोग और किस उम्र में करेंगे, तो मुर्गियों की प्रजनन क्षमता को समाप्त हम 10 माह की उम्र में करते हैं। कब करते हैं, 10 माह की उम्र में करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो अधिक मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं, अधिक मांस प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसमें केपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं। देखिए मुर्गियों की प्रजनन क्षमता को क्या करना, समाप्त करना, और उम्र किस उम्र में करते हैं, तो 10 माह की उम्र में किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है इसका, तो अधिक मांस प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य होता है। अब ये हार्मोन द्वारा की जाती है, तो किस हार्मोन द्वारा की जाती है, तो वो देखिए डाईइथाइल स्टेलपेस्टाइल द्वारा क्या की जाती है, इस हार्मोन द्वारा इसकी प्रजनन क्षमता मतलब क्या की जाती है, खत्म की जाती है। और ये क्या है, मादा का मुख्य हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए क्या है, फ्लशिंग है। क्या है, फ्लशिंग है। फ्लशिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लशिंग की बात करते हैं। तो गर्भित भेड़ों को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लशिंग क्या कहलाता है, फ्लशिंग क्या कहलाता है, गर्भित भेड़ों को, फ्लशिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, गर्भित भेड़ों को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, पूर्ण दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। अब क्या बात कर रहे हैं, स्टीमिंग अप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टीमिंग अप की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, गाय व भैंस की बात आती है। किसमें, स्टीमिंग अप की बात करते हैं, इसमें किसकी बात आती है, गाय व भैंस की बात आती है। 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है, जब ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं डाउन कवर क्या कहलाता है। डाउन कवर की बात कर रहे हैं, पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व का समय क्या कहलाता है, डाउन कवर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं कास्टिंग की बात करते हैं कि कास्टिंग क्या होता है, पशुओं को जमीन पर गिरा देना। क्या करना, पशुओं को जमीन पर गिरा देना क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। अब कास्टिंग की क्रिया क्यों करते हैं बच्चों, तो कास्टिंग की क्रिया क्यों करते हैं हम लोग, पशुओं के खुरों को काटने के लिए, है ना। जैसे अपने नाखून बड़े हो जाते हैं, हम लोग आसानी से काट लेते हैं। अब पशुओं के भी पैरों में क्या होते हैं, खुर होते हैं, तो खुरों को काटने के लिए क्या किया जाता है, कास्टिंग की क्रिया की जाती है। और ये पूछता है कि कास्टिंग की क्रिया करते समय पशुओं को किस ओर गिराया जाता है और किन 2 विधियों के द्वारा गिराया जाता है ना। तो कास्टिंग क्या होता है, पशुओं को जमीन पर गिराने की क्रिया क्या कहलाती है, कास्टिंग कहलाती है।
है और किस तरफ गिराया जाता है, तो दाई तरफ गिराया जाता है, क्योंकि बाई तरफ क्या होता है बच्चों, रुमेन पाया जाता है ना, बाई तरफ क्या पाया जाता है, रुमेन होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि पशुओं को दाई तरफ गिराया जाता है। अब रुमेन क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, दाई तरफ गिराते हैं क्योंकि बाई तरफ क्या होता है, रुमेन पाया जाता है। अब कास्टिंग की दो विधियां देखते हैं। पहला देखते हैं रिफ्यू विधि और बुलरेज विधि के बारे में। कौन कौन सी दो विधि है, पहली रिफ्यूज विधि और बुलरेज विधि, इसकी दो विधियां है कास्टिंग की, है ना। कास्टिंग क्या होता है, पशुओं को जमीन पर गिराना। आप सभी लोगों ने देखे हैं, कहीं ना कहीं गांव में देखे या कहीं ना कहीं देखे हैं, पशुओं को ऐसे बांध दिया जाता है और कहाँ गिराया जाता है, दाई तरफ गिरा दिया जाता है ना। क्यों, पशुओं के कभी खुर काटनी हो, सींग काटने हो, है ना, या फिर कुछ उनका मतलब जैसे कि खुर लंबे लंबे हो, उनको चलने में दिक्कत जा रही हो, या सींग लंबे हो गए हो, बाकी पशुओं को मार रहे हो, या फिर डरा रहे हो किसी को, इसीलिए सींग या फिर खुरों को काटने के लिए कास्टिंग की क्रिया की जाती है ना। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग बॉयलर की बात करते हैं। तो ये क्या होती है, मुर्गी, है ना, क्या होती है, ऐसी मुर्गियां जिनको किसके लिए पाला जाता है, मांस के लिए पाला जाता है, वो क्या कहलाती है, बॉयलर के रूप में जानी जाती है। और इनकी उम्र की बात करते हैं, किस उम्र तक पालते हैं, तो उम्र क्या, 6 से 8 सप्ताह, है ना। ऐसी मुर्गी जिनको मांस के लिए पाला जाता है, 6 से उम्र इनकी 6 से 8 सप्ताह, है ना। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हाँ, इसके बाद देखते हैं रोस्टर्स की बात करते हैं, किसकी, रोस्टर्स की बात करते हैं। तो ऐसी मुर्गियां जिनको मांस के लिए पाली जाती है, ये भी क्या होती है, मांस के लिए पाली जाती है, परंतु इनको ज्यादा दिन तक पालते हैं। इनकी उम्र देखो 9 से 12 सप्ताह के लिए तक, है ना, कब, 9 से 12 सप्ताह। अब लेयर्स की बात करते हैं, किसकी, लेयर्स की बात करते हैं, तो अंडा उत्पादन पोल्ट्री को कहते हैं, तथा 5 से 6 माह बाद अंडा प्रारंभ कर देती है मुर्गी। कितने दिनों बाद, मुर्गी कितने दिनों बाद अंडा प्रारंभ कर देती है, तो 5 से 6 माह बाद क्या करती है, अंडा प्रारंभ कर देती है, तथा 72वें सप्ताह बाद क्या कर देती है, बंद कर देती है। उन्हें ब्रूडी हेन कहते हैं, बंद करेंगे तो ब्रूडी हेन के नाम से जानेंगे, है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, गोअर, किसकी बात आती है, गोअर मैनेजमेंट की बात आती है, किसकी बात आती है, गोअर मैनेजमेंट की बात आती है कि गोअर मैनेजमेंट क्या होता है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग गोअर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो 8 सप्ताह के बाद वह उत्पादन आयु तक पालना, उसे गोअर कहते हैं। किसे पालना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 8 से 12 सप्ताह उत्पादन आयु तक पालते हैं, उसे गोअर कहते हैं। किसे पाल रहे हैं हम लोग, मुर्गियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मुर्गियों की, है ना। अब टीजर बुल किसे कहते हैं, तो एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, किससे बात कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, टीजर बुल की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं, टीजर बुल की बात कर रहे हैं। टीजर बुल क्या होता है, टीजर बुल क्या होता है, नसबंदीकृत नर पशु होता है। क्या होता है, नसबंदीकृत नर पशुओं के बारे में देखते हैं। उपयोग क्या देखते हैं, इसका उपयोग मादा में मध्यकाल की पहचान के लिए उपयोग, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टीजर बुल की बात कर रहे हैं। तो नसबंदीकृत पशु होता है, मादा में मध्यकाल की पहचान के लिए ही सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है। अब नसबंदीकृत नर पशु मतलब उसकी प्रजनन क्षमता क्या कर देते हैं, खत्म कर दी जाती है उस पशु, उस मतलब क्या बोलेंगे, बुल की। और फिर क्या, उसका सिर्फ और सिर्फ किस लिए प्रयोग किया जाता है कि मादा हिट पे आई है, मादा मतलब हिट पे आती है तो पहचान के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है ना। मादा का मध्यकाल में पहचान के लिए, अगर मादा हिट पे आती है तो उसके पहचान के लिए उस बुल को उस मादा पशु के पास ले जाया जाता है। उससे पता कर, सिर्फ और सिर्फ पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टीजर बुल का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, बुलक की। किसकी बात करते हैं, बुलक की बात करते हैं ना। अब बंध्याकृत नर पशु को क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं। उसका उपयोग क्या, अधिक मांस प्राप्त के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ क्या, कृषि कार्य के लिए भी उपयोगी होता है ना। क्या होता है, कृषि कार्य के लिए भी उपयोगी होता है। उसके बाद बात करते हैं दंडपेल की, दंडपेल की बात करते हैं, डम्डपेल की, है ना। किसकी, डम्डपेल की बात करते हैं, दंड नहीं है, डम्डपेल की बात करते हैं।
तो इसमें क्या है, दूध संग्रह निकालने हेतु छोटे मुंह की बाल्टी को क्या कहते हैं, डम्ड पेल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, डम्ड पेल के रूप में। आप लोग देख रहे हो ये फार्मर है, वो क्या कर रहा है, अपनी भैंस का दूध निकाल रहा है मशीन के द्वारा, और कैसे बर्तन में निकाल रहा है, छोटे मुंह वाले बर्तन में। अब डम्ड पेल का यूज क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, अगर किसी पशु गुस्से, मतलब कि किसी का पशु क्या होता है, गुस्सेल स्वभाव का होता है ना, मतलब कि उसका स्वभाव गुस्सेल होता है, तो वो क्या करता है, दूध दूहने के समय लात मारने की, मतलब कि वो रहता है कि हाँ लात मार देगा तो पूरा दूध एक साथ ना गिर जाए करके क्या करते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है कि अगर छोटे मुंह का बर्तन रहेगा तो दूध थोड़े धीरे गिरेगा, है ना। ये इसीलिए क्या करते हैं, छोटे मुंह का बर्तन का यूज किया जाता है और बड़े मुंह का बर्तन यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ पशुओं के स्वभाव के लिए, पशु किसी कारणवश लात ना मार दे जिससे कि पूरा दूध गिर ना जाए, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, ग्रूमिंग की बात करते हैं। ग्रूमिंग क्या होता है, तो ग्रूमिंग क्या होता है बेटा, क्या होता है, ग्रूमिंग को पशुओं की त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करने को ही क्या कहते हैं, ग्रूमिंग या खुरहरा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको भी खुजली होती तो आप कुछ ब्रश या आपको खुजाने वाला यंत्र या फिर खुजाने वाला ब्रश लेके आ जाते हैं और ऐसा खुजाते रहते हैं ना। अब पशु तो मार्केट जा नहीं सकता, जा सकता है कि बताओ, पशु मार्केट डी मार्ट जाए, इंडोमार्ट जाए, ऐसा कोई मार्ट जा सकता है क्या, पशु नहीं जा सकता, है ना। आप जा सकते हो तो आप अपने लिए ऐसी चीज ले आ सकते हो, परंतु पशुओं को भी क्या होती है, खुजलाहट होती है ना, या फिर उनको भी ग्रूमिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, पशु की त्वचा बालों को ब्रश से साफ करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ग्रूमिंग लगा दिया जाता है बड़े बड़े डेयरी फार्म में, जिससे पशुओं को क्या हो, उनको वो साफ भी हो जाए और उनको क्या हो, ब्रश करने या साफ करने के लिए प्रयोग किया जाए, या बालों की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाए, है ना। आप लोग तो अपने लिए कॉम यूज कर लेते हो, अब पशु कौन सी कॉम यूज करेंगे, तो ये ग्रूमर लगा देते हैं बड़े बड़े डेयरी फार्म में, जिससे पशु इनके बीच में ऐसे हो जाते हैं और वो साफ होते जाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है इससे, और वो ग्रूमर की सहायता से साफ भी हो जाते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं ग्रिट की, है ना, ग्रिट की बात करते हैं। अब पशुओं के, अब मैं बोलने जा रही हूँ ग्रिट के बारे में, बोलेंगे मैम ऐसा भी होता है कि पशुओं को संगमरमर के टुकड़े खिलाए जाते, हाँ बेटा, पशुओं को संगमरमर के टुकड़े खिलाए जाते हैं ना। क्या होता है, संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रिट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं किसके, संगमरमर के छोटे टुकड़ों को। ये दिख रहा है आपको, यही है क्या, ग्रिट का पैकेट, है ना, यही क्या है, पोल्ट्री ग्रिट का पैकेट है। पशुओं के छोटे छोटे, सॉरी, संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। यह पोल्ट्री को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो पाचन शक्ति ठीक व कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, ग्रिट का उपयोग किया जाता है। अगर पशुओं, सॉरी, पक्षी, मुर्गियों की पाचन शक्ति क्या है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो क्या करें हम लोग, ग्रिट को दे देते हैं, किसको, संगमरमर के मतलब छोटे छोटे टुकड़े दे देते हैं, या कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है उन पक्षियों में, तो क्या करते हैं, ये ग्रिट के टुकड़े उन्हें दे दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैथेटर की, बात करते हैं किसकी, कैथेटर की बात करते हैं। तो कैथेटर क्या होता है, पेशाब बाहर निकालने का यंत्र, है ना। दिख रहा है आपको, पशुओं में पेशाब, किसी कारणवश पेशाब बाहर नहीं निकलती, तो किसका उपयोग करते हैं, कैथेटर का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, पशुओं में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, करहा की, किसकी बात करते हैं, करहा की। अब करहा क्या होता है, तो भूमि को समतल करने का, है ना, करहा की बात करते हैं। करहा क्या होता है, तो भूमि को समतल करने का यंत्र क्या कहलाता है, करहा कहलाता है ना, क्या कहलाता है, भूमि को समतल करने का यंत्र ही क्या कहलाता है, करहा के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद बात किसी करते हैं, पाटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पाटा की बात करते हैं। जुताई के पश्चात भूमि में ढेले को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये फार्मर दिख रहा है आपको, है ना, ये काका जी है ना अपने, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, भूमि को समतल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वो भूमि को समतल कर रहे हैं, या बोल सकते हैं पाटा चला रहे हैं भूमि में, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग नायला की बात करते हैं, जो पुराने जमाने में इसका यूज किया जाता था। आज के जमाने में तो हम लोगों को दिखता भी नहीं इसका यूज, है ना, या इसके बारे में दिखता भी नहीं। तो नायला सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए डायग्राम लाई हूँ। देखो नायला क्या है, बीज की बुआई का यंत्र नायला कहलाता है। क्या कहलाता है, बीज की बुआई का यंत्र क्या कहलाता है, नायला कहलाता है। देखो ये दो फार्मर है ना, वो बैलों की सहायता से यहाँ पर, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर बीज डालेंगे, ये नली होती है ना, यहाँ से बीज कहाँ जाएगा, जमीन में जाएगा, ये इधर से क्या ऐसे
क्या इधर से ऐसा निशान, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे एक वर्ड इसके लिए कि गहराई, हाँ, जैसे कि गड्ढा बनते जाएंगे, यहाँ से ये ऐसा, यहाँ से ये रो बनाते जाएगा और यहाँ से ये क्या होगा, बीज गिरते जाएंगे, ऐसे बीज गिरते जाएंगे, तो ये क्या होता है, बीज बुआई का यंत्र नायला कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, रिज मेकर की बात करते हैं तो मेड़ व क्यारी बनाने का यंत्र क्या होता है, रिज मेकर होता है ना। मेड़ व क्यारी बनाने का यंत्र क्या कहलाता है, रिज मेकर कहलाता है। कल्पा की बात करते हैं तो खरपतवार निकालने का यंत्र क्या कहलाता है, कल्पा के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने पहले देख लेते हैं कि पशुओं के चयन की विधियां, है ना, क्या देखते हैं, पशुओं के चयन की विधियां। तो पशुओं के चयन की विधियां देखते हैं कि कौन कौन सी विधि होती है जो पशुओं के चयन के लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे पहली देखते हैं हम लोग कौन कौन सी, पहली देखते हैं व्यक्तिगत चयन, है ना, जिसको इंडिविजुअल चयन के नाम, सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, वंशावली चयन, पेडिग्री सिलेक्शन देखते हैं, प्रदर्शन व्रत चयन, सोरिंग सिलेक्शन देखते हैं, गुणांक तालिका भी देखते हैं, स्कोर कार्ड सिलेक्शन देखते हैं, सतत परीक्षण देखते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन सिलेक्शन देखे, व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, प्रदर्शन वृत्ति चयन और गुणांक चयन और सतत परीक्षण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो हम लोग इनके चयन के बारे में आगे देखते हैं कि कौन कौन से चयन उत्तम रहते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा, व्यक्तिगत चयन। कौन सा चयन आता है, व्यक्तिगत चयन की बात करते हैं कि इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या होता है या व्यक्तिगत चयन क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या होते हैं, सामूहिक चयन, पशु दृश्य चयन, मास सिलेक्शन और किन्नोटाइप भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत चयन की बात कर रहे हैं ना। इसमें पशुओं की मात्रकता व गुणात्मक लक्षणों को देखा जाता है। किसे, मात्रक व गुणांक लक्षणों को क्या किया जाता है, देखा जाता है, किसके, पशुओं के, है ना। किसकी बात करें हम लोगों ने, व्यक्तिगत चयन की बात करें। अब किसकी बात करते हैं, वंशावली चयन की बात करते हैं या पारिवारिक चयन की बात करते हैं। तो पशुओं के पूर्वजों का, है ना, सामूहिक चयन में एक झुंड में बहुत सारे मेल मतलब पशु रहते हैं, वहां पर झुंड में जाते हैं, वहां पर सिलेक्शन करते हैं, पशुओं को आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, झुंड लगा होता है पशुओं का, है ना। तो वहां पर क्या होता है, सामूहिक चयन होता है। अब वंशावली या पारिवारिक चयन की बात करते हैं तो वंशावली चयन के पशुओं के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। जैसे कि पशुओं के चयन की बात करते हैं तो किसी के पशु के मतलब कि किसी के यहाँ पर किसी ने पशु पाला है तो वो अच्छे दूध दे रही है ना, वो अच्छा दूध दे रही है, उससे जो मतलब संतान हो रही है या जो उससे पशु प्राप्त हो रहा है उसका बछड़ा बोल सकते हैं ना, गाय का बछड़ा बोल सकते हैं। तो गाय का बछड़ा जो मिल रहा है, उसकी गाय अच्छा दूध दे रही है, गाय का बछड़ा उसी से प्राप्त हो रहा है, वो पारिवारिक चयन कहलाएगा, क्योंकि उसकी माँ भी अच्छा दूध दे रही है, उसकी नानी ने भी अच्छा दूध दी, है ना। ऐसा करके वो चयन क्या कहलाएगा, पारिवारिक चयन के रूप में सिलेक्शन कहलाएगा, है ना। उसमें पूर्वजों को देखा जाता है कि हाँ उसने अच्छा दूध दी, उसके पहले वाली प्रजाति ने भी अच्छा दूध दी, ये जो भी होती है उसकी, है ना, पशुओं में जो भी वो बोलते होंगे, है ना। पशुओं के पूर्वजों के वंशावली अभिलेख देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। कम उम्र के पशुओं का चयन करने के लिए अच्छी विधि मानी जाती है ना। पारिवारिक चयन क्या होती है, कम उम्र के पशुओं के लिए चयन के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। तो 2 से 3 साल में तो पशुओं को क्या होता है, पशु गर्भित होने लगते हैं, तो इसीलिए कम उम्र के पशु को अगर देखना हो तो पारिवारिक चयन क्या होता है, उत्तम होता है। उसके बाद देखते हैं प्रदर्शन व्रत चयन, है ना। मेलों और प्रदर्शनी में विजेता पशुओं का चयन क्या होता है। अगर किसी मेले में गए हैं, है ना, प्रदर्शनी में गए हैं, तो वहां पर क्या लग रहा है, बैलों का मेला लग रहा है या प्रदर्शनी लग रही है, तो वहां पर क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है बोल सकते हैं ना। तो वहां पर कॉम्पिटिशन में जिस भी पशुओं का अच्छा मतलब कि प्रदर्शन रहा, तो वो पशुओं का क्या करते हैं, इसमें सिलेक्शन या चयन कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए कि गुणांक तालिका विधि, है ना। गुणांक तालिका विधि में सर्वोत्तम तरीका होता है, सामान्य स्वरूप होता है, डेयरी को देखा जाता है, दुग्धांक को देखा जाता है और शारीरिक क्षमता को देखी जाती है ना। तो पहले हमने देखे इन सारे तरीकों को, इसमें हम लोगों ने देखे 3 श्रेणी के रूप में इन्हें बांट दिया जाता है। सर्वोत्तम तरीका होता है ये, सामान्य स्वरूप देखा जाता है कि कैसे स्वरूप की गाय है, कैसा स्वभाव है गाय का, है ना, उसका कार्ड बनता है ना। गाय का कार्ड बना दिया जाता है कि हाँ इसका ये स्वभाव में अच्छी है, दूसरी गाय रहेंगी ये स्वभाव में बेकार है, तीसरी गाय रहेंगी मीडियम है स्वभाव में, ऐसा करके उनके स्वभाव के स्वरूप को नामांकित किया जाता है। फिर डेयरी मतलब दूध का उत्पादन अभी तक कितना रहा, कैसा रहा, ये उसके डेयरी स्वभाव में लिखा जाता है ना। दुग्धांक मतलब कि दुग्ध मतलब कि इसकी सिराएं कैसी है, अयन विकसित है, सुविकसित है ना,
ये सब है ना। शारीरिक क्षमता, कितनी क्षमता के मतलब अच्छी क्षमता है, हष्ट पुष्ट दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसके जो बुल होते हैं, इस भार ढोरने वाले होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब क्या होता है इसमें देखा जाता है। इसमें 3 श्रेणी के रूप में बांटा जाता है। कौन सा? पहला साधारण, उत्तम और सर्वोत्तम, है ना। कौन कौन सी श्रेणी में बांटा जाता है? साधारण, उत्तम और सर्वोत्तम श्रेणी में बांटा जाता है। जिसमें साधारण की बात करें तो साधारण पशुओं को 0 से 50 मार्क्स दिए जाते हैं। उत्तम पशुओं की बात करें तो 50 से 75 मार्क्स दिए जाते हैं। सर्वोत्तम पशुओं की बात करें तो 75 से 100 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं, सर्वोत्तम पशु में दिए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमने स्कोर कार्ड मेथड की बात की है ना। स्कोर कार्ड तो अभी तक हम लोगों ने देखे थे, रिपोर्ट कार्ड आते हैं, स्कोर कार्ड आते हैं, सभी के देखे थे। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पशुओं के भी स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि शारीरिक क्षमता पे, दुग्ध क्षमता पे, दुग्ध सिराए, व्यवहार कैसा है ना। ये सब उसकी क्वालिटी क्या देख रहे हैं हम लोग? पशुओं की क्वालिटी देख रहे हैं, है ना। तो इसमें 3 श्रेणी देखी हम लोगों ने। कौन कौन सी? साधारण, उत्तम और सर्वोत्तम श्रेणी देखे, है ना। अगर साधारण श्रेणी का पशु होगा तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? 0 से 50 के बीच में उसकी मार्किंग होगी। उत्तम पशु होगा तो 50 से 75 के बीच में उसकी मार्किंग होगी, और सर्वोत्तम पशु होगा तो 75 से 100 के बीच में क्या होंगी? उसकी मार्किंग होगी, है ना। हम लोगों ने देख लिए ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग हमारी दूसरी विधि क्या है? सातत्य परीक्षण के या अनुवांशिकी चयन या जीनोटाइप वर्णन के रूप में जिसे जाना जाता है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हमारी 5th मेथड की बात कर रहे हैं। सातत्य परीक्षण, अनुवांशिकी चयन या जीनोटाइप वर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या होता है? बड़ी ही लेजी मेथड के नाम से जानी जाती है ना। इसमें क्या होता है? नर पशुओं के चयन का उपयुक्त तरीका होता है ये, है ना। ये क्या होती है? नर पशुओं के चयन करने के लिए उपयुक्त तरीका होता है। क्रॉस करवाते हैं, पहले क्रॉस करवाएंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया, कैसे पशु प्राप्त हुए, ऐसा करके, है ना। फिर क्या होता है? सूचकांक तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? समय पर समय या समय यानी टाइम खर्चीली विधि बोल सकते हैं ना। कैसी विधि? टाइम खर्चीली या समय खर्चीली विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद देखिए पशु की उम्र भी अधिक हो जाती है। अब इतना सारा रिजल्ट निकालने के पहले उसमें क्रॉस करवाएंगे, है ना। पहले पशुओं का चयन करेंगे, फिर उसमें क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस का रिजल्ट मिलेगा, बछड़ा प्राप्त होगा। बछड़े को बड़े होने का टाइम तो इसमें जो पशुओं का क्रॉस कराए थे उसकी तो उम्र निकल जाएंगी ना, निकलेंगी, है ना। तो ये क्या होंगी? बड़ी ही लेजी मेथड के रूप में जानी जाती है ना। परंतु किसके लिए उत्तम होती बेटा? ये पशुओं के लिए, नर पशुओं के लिए उत्तम होती है ना, उपयुक्त तरीका होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़े। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किससे किए थे? पशुपालन से। पशुपालन में स्टार्टिंग क्या किए? पशुपालन ऐसा विज्ञान है जिसमें क्या करते हैं हम लोग? आहार प्रबंधन, प्रजनन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, एवं वही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। या बोल सकते हैं हम पशुओं का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पशुओं का मैनेजमेंट करते हैं ना। तो क्या कहलाता है? यही पशुपालन कहलाता है। पशुओं का मैनेजमेंट नहीं तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कर रहे नहीं कर रहे? बताओ। पशुओं का देखभाल कर रहे हैं, आहार देख रहे, प्रबंधन देख रहे, रहने की व्यवस्था देख रहे, सारी चीज देख रहे। तो एक प्रकार का मैनेजमेंट है या नहीं है? बताइए, है ना मैनेजमेंट ये एक प्रकार का। तो ये मैनेजमेंट ही है ना, मैनेजमेंट ही है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे पशुओं का चयन करते हैं। तो डोमेस्टिक पशुओं के लिए ये यूज किया जाता है। अब डोमेस्टिक पशु कौन कौन से होते हैं? तो बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, मुर्गी क्या